ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं।
डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज का हमारा कार्यक्रम के विषय है पशु आहार प्रबंधन। जैसे हमारे यहाँ तो जो दुधारू पशु है या जो हमारे खेती में जिसका हम उपयोग करते हैं, जो पशु हमारे खेती में हमारा सहयोग करते हैं, ये जो हमारे पशु हमारा पशुधन है। तो जो पशु हमारा जो धन है उसका आहार कैसे होना चाहिए, उसको हम क्या खिलाएं, कब खिलाएं, कितने मात्रा में खिलाएं ताकि वो स्वस्थ रहे। और जब वो स्वस्थ रहेंगे, जैसे दुधारू पशु है तो उसका दूध हमें अच्छा मिलेगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनाली पृष्टि जी, सहायक प्राध्यापक पशु पोषण विभाग वेटनरी कॉलेज दाऊ श्री वासुदेव चंद्रकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग से। मैडम जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते। तो किसान भाइयों, अभी हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक लघु फिल्म बना है, हम उनसे भी सीखेंगे, उनसे भी जानेंगे कि कैसे हमारे पशुओं का देखभाल हमें करना चाहिए, कैसे उसका आहार का हमें प्रबंधन करना चाहिए। तो देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं और सीखते हैं इस फिल्म से। धूप है कड़ी, मौसम तपता, पशु भी होते बेहाल। थोड़ी सी देखभाल से रख सकते हैं सब उनका ख्याल। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, उसका प्रभाव केवल मानव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पशुधन पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि उनके आहार और देखभाल में विशेष सावधानी बरती जाए। ग्रीष्म ऋतु में पशुओं के लिए स्वच्छ और शीतल जल की उपलब्धता बहुत जरूरी है। प्रत्येक पशु को दिन में कम से कम 3 से 4 बार पानी जरूर उपलब्ध कराएं। ये भी ध्यान रखा जाए कि पानी के बर्तन छायादार स्थान पर हो, ताकि जल का तापमान ज्यादा ना बढ़े। गाय हो, भैंस हो या बकरी, गर्मी के मौसम में केवल सूखा चारा इनके लिए पर्याप्त नहीं होता। इसके साथ हरा चारा जैसे ज्वार, मक्का या नेपियर घास देना बहुत जरूरी है। हरा चारा पशुओं को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और शरीर में शीतलता बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त आहार में खनिज मिश्रण और नमक का समावेश भी बहुत जरूरी है, जिससे शरीर में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है।
गर्मी के दिनों में तापमान बहुत ज़्यादा होता है। इससे पशु सहज रूप से आहार ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें प्रातःकाल या सायंकाल यानी अपेक्षाकृत शीतल समय में ही चारा दिया जाए। इससे न केवल उनका पाचन बेहतर होता है, बल्कि वे संतुलित मात्रा में आहार ग्रहण कर पाते हैं। हर पशु की प्रकृति और आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे भैंस को ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा तकलीफ होती है, संभव हो तो उसे जल में बैठने की सुविधा दी जाए और समय समय पर उसके शरीर पर जल का छिड़काव किया जाए। गाय के लिए स्वच्छ, छायादार और हवादार स्थान बहुत जरूरी है। आवासीय व्यवस्था ऐसी हो कि वायु का समुचित प्रवाह बना रहे। बकरी के लिए भी शुष्क, स्वच्छ और हवादार स्थान ठीक रहता है। इसके साथ ही पशुओं को बहुत ज्यादा भीड़ में ना रखा जाए। पशुधन का स्वास्थ्य ही किसान की समृद्धि का आधार है। पशु स्वस्थ रहें तो जीवन में समृद्धि मुस्कुराती है। सेवा और संवेदना ही सच्ची खुशहाली लाती है। किसान भाइयों, कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है। और जैसे कि आहार प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं हमारे पशुओं में, तो मैडम जी सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है, लेकिन किसान भाई एक बात और है, आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो हमारा टोल फ्री नंबर आप ज़रूर नोट कर लें ताकि आप प्रश्न करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। एक बार हो किसान भाइयों, 1800-233-9418। इसमें आप प्रश्न करें। तो मैडम जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे जो पशु हैं उसमें हम क्या आहार प्रबंधन करें ताकि हमारा पशु का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो। ऐसे आहार प्रबंधन के बारे में हमारे किसान भाइयों को आप बताइए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, जब हम किसी का भी खाने के बारे में बात करते हैं, हम उसकी खाने की क्षमता के बारे में बात करते हैं। तो चाहे गाय हो, भैंस हो, उनकी एक खाने की क्षमता होती है जिसको हम शुष्क पदार्थ के हिसाब से तोलते हैं। तो अगर हम बात करें शुष्क खाना वो कितना खा सकता है, तो ये जो एनिमल का बॉडी वेट होता है उसका 2 से 2.5% होता है। मान लीजिए 100 किलो का एनिमल है तो वो 2 से 2.5 किलो का शुष्क पदार्थ खा सकता है। अब हम आते हैं उस शुष्क पदार्थ को हम कैसे बांटेंगे। तो उस शुष्क पदार्थ को हम भरने के लिए हम गाय के जो खाने में या भैंस के खाने में हमारा दाना शामिल होता है, चारा शामिल होता है, तो हम लगभग 70% तक चारा देते हैं और दाना को हम 30% तक देते हैं। लेकिन अगर वहीं पर उत्पादन की बात करें, उत्पादन बढ़ते साथ साथ हम दाना की मात्रा में बढ़ोतरी और चारा की मात्रा में कमी कर सकते हैं। तो हम बहुत उच्च उत्पादन वाले अन्य पशु तक पहुँचते पहुँचते हम दाना को बढ़ाकर 60% तक ले जा सकते हैं और चारा को घटाकर 40% तक ला सकते हैं। वहीं पर अगर हम चारा की बात करें, चारा भी 2 हिस्सों में होता है, जो कि हरा चारा है और सूखा चारा है। तो हम हरा चारा 1/3 ले सकते हैं और सूखा चारा हम 2/3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सूखे चारे की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर बोलूँ तो हम पैरा को बहुत अच्छे से हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी शुष्क पदार्थ कितना खा सकता है एनिमल, तो इस जो हिसाब से मैं 2/3 चारा बोली, हम चारे में जो पानी का अंश है उसको हमेशा हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि चारा में लगभग, जैसे हमारा हाइब्रिड नापियर चारा है उसमें लगभग 20 से 25% तक ही सूखा चीज़ होता है, बाकी पानी होता है। तो ये चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जी मैडम जी, बहुत अच्छी बात आप बता रही थी, लेकिन हमारे एक फ़ोन कॉलर जुड़े हैं, उनसे हम पहले प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा आगे जारी रखेंगे। किसान भाई नमस्कार, जय जोहार, अपना नाम बताएं और प्रश्न करें। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी विकासखंड सूरतगंज, गांव बसौली पड़ता है, उत्तर प्रदेश से पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ, ये गर्मी का सीजन चल रहा है तो हम 3 प्रकार से चारा खिलाते हैं। एक तो सूखा भूसा गबड़ करके खिलाते हैं, दूसरा जो नाद में खिलाते हैं, तीसरा लेदा बना करके खिलाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि गर्मी में पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए हमें किस प्रकार का चारा देना चाहिए, कितना जो नमक होता है वो है, मिनरल है, ये किस प्रकार से देना। दूसरी चीज जो हमारा ये
जो मक्का होता है बढ़ जाता है। तो ये साइलेक्ट बना करके हम कितने दिन में अपने पशुओं को खिलाएं जिससे इनकी सेहतमंद भी रहे और दूध में बढ़ोतरी भी हो। जी जी, मतलब गर्मी के दिनों में हम अपने पशुओं को कितना चारा दें, क्या खिलाएं ताकि पशु स्वस्थ रहे और दूध में कमी भी ना हो दूध, ये उनका प्रश्न था। अगर हम चारे की बात करें गर्मियों के दिनों में क्या होता है ना, जो गर्मी के दिनों में जानवरों में गर्मी तनाव भी देखने के लिए मिलता है, तो उस तनाव से मुक्ति पाने के लिए जानवर अपना खाना खाना भी कम कर देता है। जी जी। तो उसमें सबसे ज़्यादा वो कम कर देता है चारा खाना। तो उस चीज़ से हमको अगर उभरना हो तो हम चारा जो है हमेशा ताज़ा चारा हमको देना चाहिए और साफ चारा और अच्छी गुणवत्ता वाला चारा देना चाहिए। हमको कभी बासी चारा नहीं देना चाहिए। बासी चारा ये सब खाने से क्या होता है, उनके पाचन के दौरान या बहुत सूख गया हो चारा, उसको देने से उसके पाचन के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त जो हीट प्रोड्यूस होता है वो फिर गर्मी को और बढ़ाता है। तो ये हमको अवॉइड करना चाहिए और हम कोशिश करें कि छोटे छोटे हिस्सों में जब भी खिलाएं, छोटे छोटे हिस्सों में खिलाएं, दिन में बहुत बार खिलाएं और उस माने जो भी हम आहार है उसका बहुत हिस्सा करके दिन में बार बार खिलाएं। लेकिन ये कोशिश करें जो चारा हम दे रहे हैं उसका अधिकतम हिस्सा, लगभग 70% हिस्सा हम ठंडे समय पर खिलाएं। जो सवेरे होता है या शाम को होता है उस समय खिलाएं और हम इसको राशन फॉर्म में खिलाएं। माने कोई चीज़ हम इकलौता खिलाते हैं उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि हम दाना, चारा, भूसा उनकी एक मिश्रण बनाकर अगर खिलाएं। और चारा खिलाते समय अगर हम कुट्टी करके ज़्यादा देते हैं तो उससे भी पाचन से उत्पन्न होने वाली, जो पैदा होने वाली गर्मी होती है, उसमें भी कमी पाई जाती है। जी जी। किसान भाई हो, जैसे मैडम जी के कहना है कि चारा ला आप मन भाग करके देवो, ओला काट काट के दे, एक साथ बहुत अखन मत दो, थोड़ा थोड़ा करके दो ताकि थोड़ा थोड़ा खाही तो पेट में जो एसिडिटी होते ना ओकर से मुक्ति मिली, कम बनी। एसिडिटी नहीं तो चारा अच्छा खाही और पाचन शक्ति भी बहुत अच्छा हुई। हमारे एक फ़ोन कॉलर शायद जुड़े हैं तो हम ओकरो। किसान भाई नमस्कार, अपना नाम बताएं और प्रश्न करें। जी मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, घुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। सर जी आपको और आज के पहुना को नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारी पशु अगर गर्भवती है, गर्भ में है, तो ऐसी स्थिति में हमको उनके लिए। जी हाँ, वो उनका कहना था मैडम जी, जैसे वो गर्भवती है, जो गाय गर्भवती है तो बच्चा जनने वाली है, तो उनको किस प्रकार से चारा देना चाहिए, क्या क्या चारा देना चाहिए ताकि उसको तकलीफ ना हो, क्योंकि गर्मी का दिन है। तो ये हमारे फ़ोन कॉलर वो जानना चाहते थे, हमारे किसान भाई जानना चाहते थे। जो गर्भवती गाय होती है जी, जैसे हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, शुरुआती दिनों में उनको अतिरिक्त खाना देने की ज़रूरत नहीं है। जो खाना वो पहले से जैसे खा रहे थे वैसे ही देने से चलता है। लेकिन जो लास्ट 1/3 महीनों में उनको अच्छे से दाना देना चाहिए। लेकिन जब ब्याने का समय आता है उस समय हमें दाना का मात्रा थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि पेट में दाना का माने हमें उस समय ऐसा चीज़ देना चाहिए जो कि जिसका लैक्सेटिव एक्शन होता है। लैक्सेटिव एक्शन माने जो कि अच्छा फीसेस को रिमूव करने में, फीसेस को निकालने में मदद करता है, क्योंकि उस समय पेट में बच्चा बहुत जगह ले लेता है तो उस समय अच्छे से फीसेस निकलना मुश्किल होता है। तो उस टाइप का खाना जो है वो है हमारा चोकर। तो हमें दाना में चोकर की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। तो वो पानी को सोख लेता है और फीसेस निकालने में मदद करता है। और हमें ज़रूर हरा चारा देना चाहिए। हरा चारा देना आवश्यक है, क्योंकि हमारा काफ में जो है हरा चारा में जो विटामिन ए होता है वो हरे चारे से ही बनता है और काफ में आता है। तो हमें हरा चारा ज़रूर देना चाहिए ताकि विटामिन ए के कमी से होने वाली जो लक्षण है वो काफ में ना देखने के लिए मिले। तो हरा चारा देना बहुत ज़रूरी है। और ब्याने के जो पहले समय हमें थोड़ा लैक्सेटिव फीड देना है। जी बहुत बढ़िया बात किसान भाइयों, अभी मैडम जी बता रही थी प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब जो गाय गर्भ होती है या
भैंस गर्भवती है उसको इस प्रकार से हरा चारा बिल्कुल, और जैसा वो खा रही है उतना ही खाना उसमें देना है। मैडम जी, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ धान बहुत होता है और पैरा भी बहुत होता है, तो हमारे किसान भाई पैरा का उपयोग कैसे करें, कैसे उसको आहार में सम्मिलित करें, पैरा का वो कैसे उपयोग करें ताकि हमारे पशु बहुत बढ़िया ढंग से उसको खाए, क्योंकि पैरा हमारे यहाँ बहुत मिलता है, पैरा चारों तरफ मिल जाता है, तो उसके बारे में भी हमारे पैरा का सदुपयोग करें और दुधारू पशु या जो अन्य पशु हैं उनका कैसे वो सदुपयोग करें आहार के रूप में। सर, ये सबसे बहुत अच्छा सवाल किया है आपने जी। जो धान के पैरा है ये बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में। तो इसका सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका अगर मैं बात करूं तो आप चारा धान के पैरा को कुट्टी करके ज़रूर खिलाइए, ठीक है। अगर गर्मी के दिनों में खिला रहे हैं तो थोड़ा उसको भिगो कर भी खिलाए, लेकिन जब भी खिलाए फ्रेश खिलाए। लेकिन अभी बहुतों को ये चीज़ पता होगा, हम एक यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं, पैरा का यूरिया उपचार करते हैं। जो हमारे गाय भैंस है वो यूरिया को भी माने यूरिया ट्रीटेड पैरा को अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि पैरा में एक जो ऊर्जा होती है वो बंधी हुई होती है, एक लिग्नोसेलुलोजिक बॉन्ड होता है जो कि उसकी ऊर्जा को निकलने नहीं दे पाता है। लेकिन अगर हम यूरिया ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उससे वो लिग्नोसेलुलोज का जो बॉन्ड है टूट जाता है और वो सेलुलोज इस्तेमाल में आ सकता है। और इसको करने का तरीका है कि हम अगर 100 किलो लेते हैं पैरा, उसमें हम 4 किलो तक यूरिया मिला सकते हैं। कैसे मिलाएंगे मैडम जी, यूरिया को कैसे मिलाएंगे हम लोग? इसको मिलाने के लिए हम 60 लीटर पानी लेते हैं, उसमें 4 किलो यूरिया मिलाते हैं, उसका एक घोल बनाते हैं और एक स्प्रिंकलर से छिड़काव करते हैं और पैरा को उलट पुलट करके उसको स्प्रिंकलर से छिड़काव करते हैं ताकि अच्छे से उसमें यूरिया का घोल मिल जाए। फिर हम उसको अच्छे तरीके से एक पॉलीथीन शीट में कवर करके छोड़ देते हैं 1 महीना तक। उसके बाद हम उसको खोलते हैं, थोड़ा उसका हवा जाने देते हैं, उसके बाद हम उसको एनिमल को खिलाते हैं। जी, किसान भाई हो, ये बहुत बड़े अच्छा बात मैडम जी भी बताइए कि कैसे ढंग के हमारे यहाँ पैरा बहुत होते हैं और पैरा में यूरिया के छिड़काव करना चाहिए, यूरिया के घोल बना करके पानी में घोल लेना चाहिए, उलट पुलट करके ओकर पॉलीथीन में ढक ले, ओकर ताकत बढ़ जाती किसान भाई हो। मतलब बहुत अकन पौष्टिक जो ताकत है हमारे पशु मिलना चाहिए वो पैरा से मिल जाते, तो पैरा हमारे यहाँ सहज रूप से हमला मिल जाते। मैडम जी, आपसे एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे कि जैसे गर्मी का दिन है और गर्मी में जैसे आदमी का पसीना निकल जाता है तो हम जांच कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कितना है भाई, पोटेशियम कितना है या सोडियम कितना है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है। वैसे दुधारू पशुओं में भी या हमारे जो पशु है तो पशुधन है, तो कैसे हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है, इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम और सोडियम की कमी हो गई है, कैसे हम जानेंगे और क्या उसका हम निदान करेंगे ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे हमारे पशुओं में? सर, ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि इलेक्ट्रोलाइट माने मिनरल के बारे में पूछा जा रहा है। हमारे किसान भाई एनर्जी और प्रोटीन या ऊर्जा या प्रोटीन के बारे में तो समझते हैं, लेकिन मिनरल मिक्सचर और सॉल्ट इसके बारे में बहुत लोग अभी भी उसको खाना में ऐड नहीं करते हैं, पशु के आहार में नहीं मिलाते हैं। तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल फीडिंग शेड्यूल है उसको फॉलो करना चाहिए। जो मिनरल मिक्सचर है हमें पशु के दाना में 2% ज़रूर मिलाना चाहिए और 1% सॉल्ट ज़रूर मिलाना चाहिए। अब आते हैं गर्मी तनाव के दौरान क्या होता है। गर्मी तनाव के दौरान एक तो सांसें बढ़ जाती है, सांस का दर बढ़ जाता है, जानवर जो है मुंह खोल कर सांस लेता है और जिससे हाँफता है तो उसकी बहुत सारा लार निकलने लगता है और पसीना भी बहता है। उसमें पोटाशियम जो है मिनरल उसका बहुत लॉस होता है और उसी लॉस को कंपेंसेट करने के लिए उसमें और सोडियम का भी कुछ हद तक लॉस होता है। पोटाशियम जो लॉस होता है उसको कंपेंसेट करने के लिए उसके यूरिन में भी कुछ सोडियम का लॉस हो जाता है, तो हमें पोटाशियम और सोडियम जो है देना चाहिए। अब हमारे जो नमक है उसमें सोडियम होता है, तो नमक और उसके अलावा ये सोडियम और पोटाशियम के अलावा इनको हमने बढ़ा दिया तो कुछ और मिनरल की भी असंतुलन हो जाती है, तो वो मिनरल है मैग्नीशियम। तो हमें सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम इनके सॉल्ट को हमको देना ज़रूर
जरूरी होता है गर्मी तनाव के कारण, लेकिन हमें मिनरल मिक्सचर देना नहीं भूलना चाहिए। जी जी। मैडम जी, आपसे हम और जानना चाहेंगे कि जितने भी हमारे पशु हैं, बकरी है, गाय है, भैंस है, तो क्या सभी पशुओं में गर्मी का प्रभाव पड़ता है कि अलग अलग पशुओं में अलग अलग, जो बकरी पालन कर रहे हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए गर्मी के दिनों में, जो गाय पालन कर रहे हैं या भैंस पालन कर रहे हैं, तो ये इनके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताइए। इसका उत्तर है नहीं, सभी पशुओं में गर्मी को सहने की क्षमता नहीं माना जाता, एक बराबर नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो बकरी होता है वो गर्मी तनाव को झेलने की उसमें सहनशीलता गाय की तुलना में थोड़ा ज़्यादा, गर्मी या सूखा उसको सहने की क्षमता गाय की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। वहीं पर अगर हम बात करें गाय की, तो जो संकर नस्ल की गाय है या क्रॉस ब्रेड काव है, उनमें जो संवेदनशीलता होता है गर्मी के प्रति, वो थोड़ा ज़्यादा होता है हमारे स्वदेशी नस्ल के गाय की तुलना में। तो स्वदेशी नस्ल जो गर्मी तनाव जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो संकर नस्ल की गाय की दूध उत्पादन क्षमता तेज़ी से घटता है। वहीं पर अगर हम बफलो की बात करें, उनको जब हम पालते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए गर्मी के दिनों में उनको हम दिन में 2-3 बार ज़रूर नहला दें, या फिर ऐसा कोई प्रबंध रखें कि जिसको वॉलोइंग बोलते हैं बफलो में, पानी की व्यवस्था रखें जहाँ पर बफलो जाके खुद को डूब सके। जी जी, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जी जी। मैडम जी, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी गाय हीट स्ट्रेस से पीड़ित है या हीट स्ट्रेस हो गया है, कैसे हमको पता चलेगा और उसका हम निदान कैसे करें, ये भी बताइए। गर्मी तनाव ये तभी गर्मी के सीजन में पैदा होता है। कब पैदा होता है? जब पर्यावरण की तापमात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो पशु है वो अपनी शरीर की तापमात्रा को नहीं डिसिपेट कर पाता है, कम करने में कम समर्थ रहता है, कम सक्षम रहता है, तो उसको तनाव होने लगता है। तो इसके समय वो क्या करता है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है, जो हम रेक्टाइल टेम्परेचर बोलते हैं, वो बढ़ा हुआ मिलता है हमको। जो उसकी रेस्पिरेशन रेट है वो हमको बढ़ा हुआ मिलता है। मतलब बार बार हाँफती है, लेकिन बहुत डीप ब्रीथ नहीं करता है। स्वालो थोड़ा होता है, वो थोड़ा ऊपरी ज़्यादा होता है, तो बहुत उसकी जो श्वासन की जो दर है वो बढ़ जाती है, और वो मुंह खोलकर हाँफती है तो उसका लार भी बहुत टपकता है, और उसके साथ साथ उसका जो त्वचा है वो सूखा हुआ हमको दिखता है, उसके जो बाल है वो बहुत सूखे हुए दिखते हैं। तो ये सब कुछ लक्षण देखने को मिलता है। अगर वहीं पर कोई प्रजननक्षम गाय है तो उसमें जो हीट के लक्षण गायब हो जाते हैं, तो ये सब गर्मी तनाव के कारण देखने के लिए मिलता है। जी जी। मैडम जी, बहुत कम समय में आपने हमारे किसान भाइयों को वृहद जानकारी और जो बहुत आवश्यक था उस जानकारी हमारे किसान भाइयों को आप अभी दे रही थी। आप दूरदर्शन में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी हम देख रहे थे कैसे पशुओं में आहार प्रबंधन करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गर्मी के दिनों में खासकर चारा, दाना, पानी कब कैसे हम पहचाने कि हीट स्ट्रेस है, कैसे भैंस है तो पानी उसके लिए ज़्यादा होना चाहिए, मतलब वो डूब सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब तमाम बातें भी हम सब सुन रहे थे। आने वाले समय फिर नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।